So hello everybody, what's up? It's your mentor and your educator Dev Shah and I welcome you guys to another great session on my YouTube channel. Guys, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीए इंटर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लिस्ट में एक टॉप आइटम बन के बैठा है। प्रॉब्लम क्या है? ऑडिट कैसे पढ़े। मैं आप लोगों के सामने यही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँ, ऑडिट सब्जेक्ट में आपको जितनी भी दिक्कतें हो रही है ना, वो बस इन 4 प्रॉब्लम्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। कौन सी 4 प्रॉब्लम्स? कीवर्ड्स या कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको समझना, क्वेश्चन को समझना, कीवर्ड्स को रिटेन करना। आज तो पढ़ लिया, 2 दिन बाद पूछो ब्लैंक हो जाते। फ्रेमिंग द आंसर्स, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई, बट एग्जाम में आंसर्स किस तरीके से फ्रेम करके जाने वही समझ में नहीं आता। आपने इससे पहले भी हो सकता है काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पर आई थिंक आपको यही 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं। निमोनिक बनाना, बहुत सारे क्वेश्चंस को रेफर करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, और हाँ एक चौथा भी है टेस्ट देना। मुझे को एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, बट स्टिल अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो एक बात बोलूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। ये सोल्यूशन ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो सोल्यूशंस बाकी लोग कह रहे हैं वो गलत है, ये ज़रूरी है, ये मैं खुद भी फॉलो किए थे तो ये ज़रूरी है। बट क्या सिर्फ इतने सोल्यूशन से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे? नहीं, ये सोल्यूशंस नेसेसरी है, बट ये सोल्यूशंस कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पहले अटेम्प्ट में ऑडिट में मेरे खाली 37 मार्क्स आए थे और तब मैंने सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट्स पे फोकस किया था। बट अगले अटेम्प्ट में ये 37 बन गए 64। क्यों? क्योंकि इसी में मैंने कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए थे। सर वो क्या पॉइंट्स थे, हमको बताओ फटाफट। वही डिस्कस कर रहा हूँ, तो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से और पॉइंट्स ध्यान लिए थे। सबसे पहले आपको दिक्कत आती है ना कि कीवर्ड समझ में नहीं आते, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक सीए इंटर स्टूडेंट जिसने आर्टिकलशिप नहीं करी है ऑडिट डिपार्टमेंट में, उससे आप ऑडिट के कोर कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसको दिक्कत तो आएगी। ऑफकोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आर्टिकलशिप कर ली, बट मेजॉरिटी ऑफ अस हैव नॉट टच द आर्टिकलशिप फेज इन अवर सीए जर्नी। तो यार ऑडिट समझ में आना ऑफकोर्स हमारे लिए एक बहुत टीडियस जॉब है, ठीक है। तो अब कीवर्ड्स को कैसे समझा जाए, मुद्दे की बात पर आता हूँ। सबसे पहले तो है ना, उनके मतलब लिख लिया करो। अगर आपको समझ में आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग के नीचे लिख देने का बहुत में से कुछ निकालना। टेकिंग सैंपल्स आउट ऑफ पॉपुलेशन समझ में नहीं आता है, इतने सारे चिट्ठे में से एक चिट्ठा निकालना, इतने सारे इन्वॉइस में से एक इन्वॉइस निकालना। ऐसे कुछ तो भी ना लॉजिक बना करके नीचे लिख लो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ, जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ डायरेक्ट दिमाग में बिठाने जाते हैं ना तो नहीं बैठती, लेकिन जब हम उसको सिंप्लीफाई कर करके तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में दिमाग में डालते हैं ना, तो फिर हमको कंसेप्ट दिमाग में चला जाता है, और उसके बाद बस उस कंसेप्ट को एक पॉश वे में फ्रेम करने के लिए हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो कीवर्ड्स का मतलब लिखो और सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करो, फिर देखो चीज़ें दिमाग में जानी स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक और चीज़ है, रिमेंबर द आंसर्स हेडिंग्स वेल। मैं आपको बताऊँ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन एस 700, ये जो आंसर के ऊपर के डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, इसको भी ध्यान रखा करो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एग्जाम के क्वेश्चन में ना डायरेक्ट ऐसे डिफाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर दिस पर्टिकुलर ऐसे, डिफाइन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दिस ऐसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के जो पहली लाइन होती है ना, वही डाल देती है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में। और हमें क्या होता है कि हाँ अगर एनटी जैसा कुछ दिखा तो ये लिख लो, बट हमें को पूरा नहीं याद है ना, तो समझो कि तुम कौन सा आंसर पढ़ रहे हो। ऑडिट में पता है दिक्कत क्या होती है, हमको ये तो पता है कि आंसर के अंदर क्या है, लेकिन एग्जाम में चल के भूल जाते हैं कि कौन सा आंसर था वो। तो आंसर का कौन सा आंसर है वो भी याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आज अगर मैं आपको बोलूँ एक आंसर में अगर आपको बोलूँ कि इस आंसर में 5 पॉइंट है, याद कर लो, तो आप पता है क्या कैसे याद करोगे? हाँ, आप कीवर्ड्स देख लोगे, आप कीवर्ड्स को दिमाग में बिठाओगे, आप याद कर लोगे। हाँ चलो, अगर मैंने आपको पहली टिप दे दी तो आप मतलब भी सिंप्लीफाई कर लोगे। आप ना सोचते नहीं हो, इमेजिन नहीं करते हो सिनेरियोज को। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, बिकॉज आपने आर्टिकलशिप जो है आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट स्टिल ट्राई टू इमेजिन। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे भाई साहब सैम्पलिंग करने की क्यों ज़रूरत है, तो मेरे को इमेजिन करना पड़ेगा कि अबे उधर मैनेजमेंट बैठ के चाय पी रहा है, इधर मेरा ऑडिट 2 दिन में मेरे को ख़त्म करना है, मैनेजमेंट उधर बैठ के चाय पी रहा है, और इधर 1000 इन्वॉइस है, मैं कहाँ से चेक करूँ? तो मेरे को 1000 इन्वॉइस में से फटाफट से मटीरियलिटी सेट करके सैंपल निकालने पड़ेंगे। ऐसे इमेजिन करोगे, सोचोगे,
तो एग्जाम में भी लिख पाओगे। बिना सोचे समझे सिर्फ कीवर्ड्स याद करने जाओगे तो एग्जाम में ब्लैंक ही हो जाओगे, ये गारंटी ले लो मेरे से। तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा जब आंसर पढ़ रहे हो ना, इमेजिन करो कि क्या चल रहा है भाई, ठीक है। ऑडिट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस ओनली, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये तुम जब आर्टिकलशिप करोगे ना तब समझ जाओगे कि भाई साहब ये सब जो मैं ये सब्जेक्ट से मैं इंटर में डरता था, भाई ये सब तो आर्टिकलशिप में अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो यू आर नॉट डम्ब, यू जस्ट डोंट हैव दैट परसेप्शन। तो इमेजिन करना एटलीस्ट थोड़ा अभी शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। भाई साहब क्वेश्चन में क्या पूछा है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो या ना क्वेश्चन में मैं एक बात बोलूँ, लाइक आई ऑलरेडी सेड, क्वेश्चन में ना चीज़ों को पिक करना सीखो, पिक द क्वेश्चन वेरी वेरी वेल। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको जब आपको कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, आंसर का जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वो अच्छी तरह से आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दिख रहा है ना भाई साहब सबको? हाँ, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डाल देता हूँ। Management of XYZ has a doubt on the going concern whether risk of material misstatement in such area is high। अब ये क्वेश्चन सुन के ना इतनी आसानी से क्लिक नहीं होगा, बट अगर आपको कीवर्ड्स पता चल गए कि अरे गोइंग कंसर्न में ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पूछा हुआ है, और मैंने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, गोइंग कंसर्न, जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जरूरत से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो देखो ये आंसर का डिस्क्रिप्शन है जो आप पढ़ते हो ना ऊपर, सर्टेन एरियाज वेयर ROMM इज मोर सिग्निफिकेंट देन अदर्स, ये कीवर्ड्स है और ये आंसर के पॉइंट्स है। जस्ट इमेजिन अगर मुझे ये दोनों चीज़ें उस वक्त क्लिक हो जाती है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए कितना आसान बन गया। इंस्टीट्यूट क्या करेगा पता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा, इसको 2 नंबर में पूछ लेगा एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव में, गिव रीजन या एलुडिशिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप देखते हो ऐसा ही होता है। और फिर अंत में पूछा है क्या टेस्टिंग शुड बी हायर, बिल्कुल, ROMM ज़्यादा है तो टेस्टिंग ज़्यादा करो, सिंपल, समझ रहे हो? तो आंसर का डिस्क्रिप्शन, आंसर के पॉइंट्स, क्वेश्चन को पिक करना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। नेक्स्ट, आप बोलते हो कि रिटेन नहीं होते कीवर्ड्स हमको, चलो ये सब तो पहली बार याद करने की बात हो गई, अब कीवर्ड्स को रिटेन कैसे करें। एक बात बोलूँ, जैसे ही आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं, जितना ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट के टच में रहोगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। तुम मेरे साथ जितनी ज़्यादा देर बिताओगे, तुम मेरे साथ जितनी ज़्यादा यादें बनाओगे, उतनी ही ज़्यादा बातें तुम्हें याद रहेगी। बस जैसे तुम्हारा प्यार तुमसे ये चीज़ कहता है ना, ऑडिट भी यही चीज़ कहता है कि तुम मेरे साथ जितना ज़्यादा टच बना के रखोगे ना उतना ज़्यादा मैं तुम्हें याद आऊँगी एग्जाम में। मैं ऑडिट के आंसर की बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और टच में कैसे रहेंगे ये तो हर कोई बोलता है, रिवाइज करो, चीज़ों को रिविजन करो। हफ्ता हुआ नहीं, कोई एक स्टैंडर्ड लेके रिवाइज कर लो, 3 दिन हुए नहीं, कोई दूसरा स्टैंडर्ड रिवाइज करने बैठ जाओ। ऐसे जब तुम डॉजिंग ऑर्डर में, तुम डिसाइड करो तुम्हें किस ऑर्डर में रिवाइज करना है, बट अपने आप को टेस्ट करते रहो। तुम क्या करते हो, एक बार क्लासेस हो गए ना फिर सीधा एग्जाम के 1 महीने पहले बुक उठाते हो, दैट इज़ रॉन्ग। अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर मैं आपको बताता हूँ फ्रेमिंग करना आंसर्स की। अब ध्यान से सुनना, लॉ में हम पूछते हैं ना, जैसे लॉ में क्या सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी है कि नहीं, ऐसे ऑडिट में एक रूल बना लो, हमको ऐसे का नाम और नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं तुमको एक सजेशन देता हूँ, स्टिकी नोट्स है ना, स्टिकी नोट्स में ऐसे के नंबर्स लिखो और उनके टाइटल जैसे जैसे बुक में दिए हुए हैं ना वैसे ही टाइटल लिख लेना, क्योंकि जब तुम बुक और टाइटल अच्छी तरह से लिखते हो ना मेरे भाई, याद रखना तुम्हारे आंसर में ऑलरेडी एक एज बन गई। इंस्टीट्यूट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछता है तुम्हारे अंदर ऐसे 315 का कंटेंट आना ही चाहिए, एज पर ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ROMM बाय ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरमेंट। ये लाइन इंटर से रटी हुई थी इसलिए मेरे को याद है, रटी हुई थी मतलब इंटर से यही चीज़ें बोलता जा रहा हूँ मैं, हर बार यही एग्जाम्पल देता हूँ इसलिए ये याद हो गया मेरे को, ठीक है? हाँ, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे ही तुम ऐसे का नंबर और नाम लिखते हो तुम्हारे आंसर में जान बननी शुरू हो जाती है। एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ बंदे को पता चल रहा है कि मैंने किधर से सवाल पूछा है। नेक्स्ट थिंग, डोंट ओनली राइट द मेन आंसर्स, बिल्ड अप अ बिट फर्स्ट। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अब ये पढ़ना एग्जाम्पल से समझेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरे साथ पढ़ो। एक स्टेटमेंट बोलता है कि ऑडिटर शुड परफॉर्म सैम्पलिंग एज पर SA 530, और एक दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एज पर SA 530 इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑडिट इन अ टाइमली मैनर द ऑडिटर शुड गिव हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू सैंपल्स आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। बताओ कौन सा आंसर ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा है? ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है ना। अब इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे बराबर समझ में आ रहा है कि आंसर का फोकस किधर है। तो थोड़ा बिल्डअप करो, जैसे तुम रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हो ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसे ही तुम्हारे आंसर को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुमको उसको थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें ध्यान रखना थोड़ी बहुत। और ये मैं बोलूँ, तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेफर मत करना। देखो अगला सवाल वही है, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू रेफर। थोड़े से रेफर करना क्वेश्चंस, बट क्या मैटर करता है इज दैट यू लर्न टू राइट। और ये लर्न टू राइट का ही एक पार्ट आता है कि तुम बिल्डअप करना जानते हो। तुम आईसीआई के आंसर देखना, आईसीआई ना हमेशा थोड़ा सा चीज़ बिल्डअप करेगा, फिर मेन आंसर लिखेगा। तुमको भी यही करना है, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस वॉज अ वेरी गुड वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर और कीप स्टडिंग। बाय बाय।